यस डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस सेगमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का अगला सेगमेंट, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होती है सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड इन व्हाट वे सॉल्युबिलिटी अफेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, कि किस तरह से जो है ये सॉल्युबिलिटी अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि आखिर ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी में भी व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई अगर हम ये कहें आपसे कि गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है तो आप उससे क्या समझ सकते हैं। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इन मिलीलीटर dissolved in 1 ml of solvent or liquid is called as solubility of gas in liquid। कोई गैस है जिसका वॉल्यूम मिलीलीटर में है और जो 1 ml लिक्विड में डिजॉल्व है उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। तो हम अगर सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिफाइंड as the volume of gas in milliliter in ml मतलब मिलीलीटर dissolved in 1 ml of लिक्विड कह दो तो भी सही है, या अगर आप लिक्विड नहीं कहो तो लिक्विड की जगह पे सॉल्वेंट कह दो तो भी सही है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? It is defined as the volume of gas in milliliter dissolved in 1 milliliter of liquid at experimental temperature। experimental temperature normally कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड at experimental temperature and 1 atmospheric pressure, ठीक है। तो कोई अगर गैस है बच्चों, उसका वॉल्यूम मिलीलीटर में है और वो 1 ml लिक्विड में डिजॉल्व है, 1 ml लिक्विड में डिजॉल्व है या 1 ml सॉलिड में डिजॉल्व है, तो हम उसे कहते हैं किस कंडीशन में? एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर की कंडीशन में, जो नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो हम उसे बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसे कहेंगे solubility of gas in liquid। Is it clear? चलिए अगले सेगमेंट में बच्चों हम चलते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है that is factors affecting the solubility of gas in liquid। ठीक है, इसको पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला सेगमेंट है बच्चों factors affecting the solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। हमारा अगला सेगमेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फैक्टर्स, बहुत मज़ेदार टॉपिक है बच्चों। अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। भाई हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस टाइप के सॉल्यूशन को अफेक्ट करेंगे? दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहला फैक्टर है बच्चों, फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ गैस मतलब सॉल्यूट, एंड लिक्विड मतलब सॉल्वेंट। हमारा पहला फैक्टर है बच्चों जो इफेक्ट करेगा वो है नेचर ऑफ गैस, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, और लिक्विड जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि तिवारी सर आपने गैस को सॉल्यूट क्यों कहा, या आपने लिक्विड को सॉल्वेंट क्यों कहा? क्योंकि जब सॉल्यूशन होता है गैस इन लिक्विड का तो उसमें गैस की क्वांटिटी बहुत कम होती है और लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है।
तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस यानी सॉल्यूट एंड लिक्विड यानी सॉल्वेंट। ये क्या कहता है सुनिएगा बच्चों, ये कहता है ऐसी गैसें जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। आपको मालूम है ना, अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाएं, हाई प्रेशर लगाएं, तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो गैसें जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं या पानी के अंदर घोलने पर वो उसमें आसानी से आयोनाइज हो जाती हैं या वो लिक्विड से आसानी से रिएक्ट कर लेती हैं। 3 कंडीशन है उन गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। कौन कौन सी 3 कंडीशन है? नंबर 1, जो गैसें आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं। नंबर 2, जो गैसें पानी में इजीली आयोनाइज हो जाएं, आयन में कन्वर्ट हो जाएं। नंबर 3, जो गैसें वाटर से या लिक्विड से आसानी से रिएक्ट कर जाएं, वो जो है पानी में या लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, पहली चीज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं दोज गैसेस, अगर ऐसी गैसें हैं दोज गैसेस विच लिक्विफाई इजीली, लिक्विफाई समझते हैं, जो आसानी से मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, है ना, और या आयोनाइज इन लिक्विड, लिक्विड में आयोनाइज हो जाए, आयोनाइज इन लिक्विड इजीली, लिक्विड में आसानी से आयोनाइज हो जाए, है ना, ये भी नहीं होती है, और रिएक्ट्स विथ लिक्विड इजीली, रिएक्ट्स विथ लिक्विड इजीली, लिक्विड से आसानी से रिएक्ट कर जाती है। 3 कंडीशन है, वो गैसें जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं या आसानी से लिक्विड में आयोनाइज हो जाती हैं या आसानी से लिक्विड से रिएक्ट करती हैं, आर मोर सॉल्युबल, आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड, वो पानी में या सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशन है बच्चों? विच लिक्विफाई इजीली या आयोनाइज इन लिक्विड इजीली या रिएक्ट्स विथ लिक्विड इजीली आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड। अब तिवारी सर वो गैसें हैं कौन कौन सी? बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, चलिए हम इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 है, फॉर एग्जांपल SO2 है, फॉर एग्जांपल HCl है, फॉर एग्जांपल अमोनिया है, एट्सेट्रा। ये जितनी भी गैसें मैंने आपके सामने रखी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे HCl हो, ये सारी की सारी गैसें बच्चों या तो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं या आयनाइज हो जाती हैं या लिक्विड पे आसानी से रिएक्ट कर लेती हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसी गैसें, दोज गैसेस, इसका उल्टा लिख लीजिए, विच डू नॉट लिक्विफाई इजीली, जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती, विच डोंट लिख लेते हैं हम, डोंट लिक्विफाई इजीली, है ना, डोंट लिक्विफाई इजीली, जिस पर अगर हम प्रेशर लगा भी दें तो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं, और डोंट आयोनाइज इन लिक्विड, लिक्विड में भी आयोनाइज नहीं होती है, डोंट आयोनाइज इन लिक्विड, लिक्विड में आयोनाइज नहीं होती है ना, या हम कह सकते हैं और रिएक्ट्स विथ लिक्विड इजीली, लिक्विड से आसानी से रिएक्ट कर जाती हैं, डोंट रिएक्ट विथ लिक्विड इजीली, और डोंट रिएक्ट्स विथ लिक्विड इजीली, डोंट रिएक्ट्स विथ लिक्विड इजीली, डोंट रिएक्ट्स विथ लिक्विड इजीली, इजीली लिक्विड से या सॉल्वेंट से आसानी से रिएक्ट नहीं करती हैं। बोलिए वो क्या होगा? मोर सॉल्युबल होंगी कि लेस सॉल्युबल होंगी? हम ये लिख सकते हैं विल बी लेस सॉल्युबल, या तो बहुत कम सॉल्युबल होंगी, विल बी लेस सॉल्युबल, और इनसॉल्युबल, विल बी लेस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन लिक्विड, या हम कह सकते हैं सॉल्वेंट, है ना। तो कंडीशन क्या है? जो आसानी से लिक्विफाई नहीं हो, या तो जो पानी में आयनाइज नहीं हो, या जो लिक्विड से रिएक्ट ना करे, वो जो है पानी में इनसॉल्युबल होती हैं या कम सॉल्युबल होती हैं। तिवारी सर एग्जांपल बताइए। बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, एट्सेट्रा।
तो बच्चों ये हमारा पहला फैक्टर था कि हम नेचर ऑफ गैस सॉल्यूट या लिक्विड सॉल्वेंट के बेसिस पे कह सकते हैं कि जो गैसें आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं या रिएक्ट कर जाती हैं, वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है लिक्विड में, जैसे ये इनका सॉल्यूशन इजीली बन जाएगा। जो नहीं करती हैं वो नहीं बनाती हैं। फॉर एग्जांपल ये दिस वाज अवर फर्स्ट फैक्टर। तो बच्चों अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे गैस इन लिक्विड का, तो उसका जो पहला फैक्टर होता है वो क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट। बताइए, नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी गैस एंड लिक्विड यानी सॉल्वेंट। चलो भाई अगला फैक्टर देखते हैं। अगला बच्चों आपको मालूम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर जिससे थर्मल पॉल्यूशन होता है। तो हमारा जो दूसरा फैक्टर है बच्चों इस टाइप के सॉल्यूशन में, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना, सॉल्यूशन स्टेप इन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। गैस इन लिक्विड कह दें या कह दें सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, बात एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों? ये बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है। यदि आपने देखा हो कि व्हेन वी हीट वाटर, अगर हम पानी को गर्म करें तो क्या होता है? पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, जो घुली हुई ऑक्सीजन है, वो बुलबुले के रूप में बाहर आती है ना। सबने देखा है कि यदि हम पानी को गर्म करें तो उसके अंदर जो घुलने वाली डिज़ोल्व गैसें हैं वो बुलबुलों के रूप में निकल के बाहर आती हैं। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी। क्यों? बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप किसी भी गैस को पानी में घोलते हो तो हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो इसका उल्टा यदि हम मान लीजिए गर्म करेंगे तो जो गैस होगी वो बाहर जाएगी, है ना, गैस जो है वो बाहर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, हम कह सकते हैं बच्चों विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या होगा बताइए? दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, है ना। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों बताओ? गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी। क्यों? आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसका रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई गैस पानी में घुल रही है तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बिकॉज डिसोल्यूशन मतलब घोलना ऑफ गैस इन लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है बताओ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है। अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो क्या बताओगे बच्चों? बताओ कि भाई यदि हम पानी लें, पानी को लेके गर्म करें तो उसके अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो बबल्स के रूप में बाहर आती है। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑक्सीजन की पानी में सॉल्टी कम हो गई। तो अगर आपसे कोई इसका एग्जाम्पल पूछे तो आप इसका एग्जाम्पल बोल सकते हो कि व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, अगर हम पानी को उबालें तो क्या होता है? देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुली होती है, कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, वो बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। ठीक है। यदि मान लीजिए व्हेन वाटर इज बॉइल्ड देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के रूप में उसकी ऑक्सीजन बाहर आती है। बच्चों एक बात बताओ, अगर आप मान लीजिए पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन क्या होगी? बुलबुलों के रूप में बाहर आएगी। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी बताइए? ऑक्सीजन कम हो जाएगी।
तो उसके अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे, हार्मफुल हो जाएगा। ऐसे पॉल्यूशन को हम बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है। अगर कभी कभी हमसे पेपर में ग्राफ पूछा जाता है कि भाई एक ग्राफ बनाओ, तो ये ग्राफ बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेम्परेचर, है ना बच्चों, यहाँ मैंने लिख दिया टेम्परेचर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है। किसकी सॉल्युबिलिटी भाई? ऑफ गैस। कहाँ पे? इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं बच्चों, इसको ले लें एक्स एक्सिस पे, ये देखिए मैंने एक्स पे ले लिया, और इसको ले लें वाई पे, तो ये आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा। देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, देखिए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बताइए? कम होती जा रही है। यहाँ पे लिख लें, इसको थोड़ा सा अपोजिट हो गया, यहाँ पर लिख लें टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर, और यहाँ पर लिख लें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आप देखिए गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के लिक्विड में सॉल्युबिलिटी जो होगी बच्चों वो कम होगी, है ना। कोई अगर आपसे ग्राफ पूछे कि भाई ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, तो आप बोलोगे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, पॉज एंड नोट डाउन इन योर कॉपी। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों आते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन, है ना। आप लोगों ने सुना होगा इस टर्म के बारे में, ये इसी से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड से ही रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन, है ना। यहाँ मैं हेडिंग लिख देता हूँ, हमारी हेडिंग है थर्मल पॉल्यूशन। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा अर्थ है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो आप मुझे बताइए पानी के अंदर डिज़ोल्व होने वाली जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी? बाहर आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जब वो बाहर आएगी तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी। सो दैट विल बी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, इवन दे में डाई आउट्स, वो मर भी सकते हैं। ऐसे पॉल्यूशन को बच्चों हम बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। तो इसके बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर बच्चों ऐसा हो, ये ऊपर का एरो है मतलब इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा बताओ? ये इंक्रीजेस बताता है। देन दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस, बिल्कुल सही तिवारी सर। देन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस। भाई पानी के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, है ना। दैट विल बी हार्मफुल टू, दैट विल बी क्यों? एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को और पौधों के लिए नुकसान होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। दैट विल बी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक, मतलब पानी में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगी। क्यों होगी? ड्यू टू वेरी लेस ऑक्सीजन, वेरी लेस ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं, है ना। हार्मफुल फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे कैन डाई ऑल्सो। भाई वो मर भी तो सकते हैं ना, उनको अगर पर्याप्त वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज थर्मल पॉल्यूशन। इस चीज़ को बच्चों हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, इस चीज़ को हम बच्चों बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, तो थर्मल पॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो बाहर चली आएगी, बाहर चली आएगी, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को कम ऑक्सीजन मिलेगी, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो मर भी सकते हैं। सो सच अ पॉल्यूशन इज कॉल्ड एज थर्मल पॉल्यूशन। टेम्परेचर के कारण होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कोई दिक्कत? अब बच्चों हम सबसे इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये इफेक्ट है और पेपर में हमारे क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा अगला पॉइंट है, हमने दो इफेक्ट पढ़ लिए। नंबर 1 नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नंबर 2 हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसका इफेक्ट बच्चों? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अपन वही तो पढ़ रहे हैं, ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसका इफेक्ट बताओ? प्रेशर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बच्चों आपने एक चीज देखा होगा कि सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है भाई? कोई भी लिक्विड जिसमें CO2 गैस डिजॉल्व हो। पेप्सी बोल दो, कोका कोला बोल दो, थम्स अप बोल दो, मिरिंडा बोल दो, सारे के सारे सोडा वाटर है, पानी है, लिक्विड है, जो भी टेस्ट मिला है, और साथ में CO2 गैस डिजॉल्व है। चलो पेप्सी ले लेते हैं। बच्चों आपने क्या पाया है? जब तक उसका ढक्कन बंद होता है, कोका कोला ले लें या पेप्सी ले लें, जब तक उसका ढक्कन बंद होता है CO2 गैस पानी में डिजॉल्व होती है। लेकिन जैसे ही हम उसका ढक्कन खोल देते हैं, वो जो CO2 गैस होती है वो पानी से बाहर निकल जाती है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक ढक्कन बंद है CO2 गैस डिजॉल्व है, और जैसे ही हमने ढक्कन खोला CO2 गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी थी वो कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, उस गैस की पानी में सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जितना प्रेशर कम होगा, पानी में सॉल्युबिलिटी उतना कम होगी। जब ढक्कन बंद होता है पेप्सी की या मिरिंडा की, तो प्रेशर ज़्यादा है तो CO2 गैस डिजॉल्व होती है। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोल देते हैं CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये लॉ क्या कहता है? देखिए ये लॉ कहता है, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मास ऑफ गैस, हमने यहां m लिख दिया, मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, in a given volume of liquid, in a given volume of liquid is directly proportional to the pressure of gas। है ना, कितना इजी है। प्रेशर ऑफ गैस, है ना, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। वो बात की बात है ना, जो सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है, कभी घुल रही है कभी निकल रही है। तो कोई अगर आपसे पूछे प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस यानी P, कोई अगर आपसे पूछे कि तिवारी सर क्या होता है हेनरीज लॉ, तो हम ये कह सकते हैं द मास ऑफ अ गैस m, है ना, ये m हमने माना है, डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा मात्रा में गैस सॉल्युबल होगी, जितना कम प्रेशर होगा उतना कम सॉल्युबल होगी। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? m इज इक्वल टू KP, है ना। यहाँ पर K क्या है? हम ये कह सकते हैं वेयर K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, पूरा लिख लेना। सीधी सी बात, कम प्रेशर कम मात्रा में गैस जो है पानी में सॉल्युबल होगी, ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा सॉल्युबल होगी। कभी कभी लोग एग्जाम्पल पूछते हैं, बच्चों सोडा वाटर क्या होता है बताइए। अभी मैंने बताया था गैस है, अगर वो पानी में डिजॉल्व है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे सोडा वाटर कहेंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? अगर मान लीजिए सोडा वाटर की जो हमारी बोतल है वो बंद है, बंद मतलब क्लोज है। अगर सोडा वाटर की बोतल बच्चों क्लोज है तो क्या होगा बताइए? बताइए क्या होगा अगर क्लोज है तो? प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस पानी में डिजॉल्व होगी।
जैसे हमने ढक्कन खोला क्या हो गया बताइए, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो मास ऑफ गैस डिजॉल्व वो भी कम हो जाएगी। तो अगर हम इसका एग्जांपल लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, व्हेन सोडा वाटर, है ना, हम ये नहीं लिखेंगे व्हेन पेप्सी या व्हेन कोका कोला, आप सोडा वाटर लिख सकते हो कि ऐसा लिक्विड जिसमें CO2 गैस डिजॉल्व है। बॉटल इज क्लोज्ड, बॉटल इज क्लोज्ड, अगर वो बंद है तो क्या होगा, देन ड्यू टू मोर प्रेशर, देन ड्यू टू हाई प्रेशर भी बोल सकते हो। किसका हाई प्रेशर होगा सोडा वाटर में, ऑफ CO2, ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ CO2 इट इज डिजॉल्व इन लिक्विड, इट इज डिजॉल्व इन लिक्विड। CO2 का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये जो है उसमें घुली होगी। लेकिन व्हेन इट इज़ ओपन, जैसे हम इसको खोलते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो मास ऑफ गैस जो डिजॉल्व है वो भी कम हो जाएगी। बट लेकिन इफ बॉटल इज ओपन, कैप ऑफ द बॉटल, उसको खोल दें, बॉटल इज ओपन, तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन ड्यू टू लो प्रेशर, ड्यू टू लो प्रेशर the solubility of, then due to low pressure the solubility of CO2 is released, है ना, solubility of CO2 become less, या हम ये कह सकते हैं, और CO2 gas is released, or we can say CO2 gas is released। कितना इजी एग्जांपल है भाई, इससे इजी एग्जांपल नहीं हो सकता कि व्हेन सोडा वाटर बॉटल इज क्लोज्ड, ढक्कन बंद है, देन ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा, इट इज़ डिजॉल्व इन लिक्विड, ये पानी में डिजॉल्व है। लेकिन बट इफ बॉटल इज ओपन, हमने बॉटल को खोल दिया तो क्या होगा, देन ड्यू टू लो प्रेशर, प्रेशर कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि CO2 की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन लिक्विड इंक्रीजेस। CO2 की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कब ढक्कन खोल देंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और ढक्कन बंद रहेगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बच्चों ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसे हम एक लॉ के द्वारा जानते हैं। इस लॉ को हम बोलते हैं, लिख लीजिएगा, हेनरीज लॉ। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ, है ना, HENRY's, हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ की डेफिनेशन कब आती है, जब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि कोई गैस है जो लिक्विड में डिजॉल्व है तो उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस लॉ को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए व्हाट इज हेनरीज लॉ, तो आप ये पूरा लिखेंगे और इसका ये एग्जाम्पल देंगे। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों कभी कभी हमसे ये पूछते हैं कि हेनरीज लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ ये हमारा हेनरीज लॉ काम आता है। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख लें कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, है ना, मैं कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। भाई हेनरीज लॉ क्या है, अगर हाई प्रेशर होगा तो जो गैस होगी वो पानी में डिजॉल्व होगी, प्रेशर कम होगा गैस पानी में डिजॉल्व नहीं होगी। तो पहला है बच्चों इसका एप्लीकेशन, किसकी एप्लीकेशन बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, है ना, ये प्रेशर वाले इफेक्ट में आता है। पहला हम ये कह सकते हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बिवरेजेस। अगर कोई भी लिक्विड है हम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घोल रहे हैं तो वो डिजॉल्व होगी, हेनरीज लॉ लगेगा। तो पहला है इसका नंबर 1, इन दी प्रोडक्शन ऑफ, आप चाहें तो नोट कर लें, कार्बोनेटेड बेवरेजेस सामान बनाने में, स्पेशली सोडा वाटर, ये तो सबको मालूम है, ये है इसका पहली एप्लीकेशन है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। दूसरा है बच्चों स्कूबा डाइविंग, आपने देखा होगा, इन डीप सी डाइविंग,
यहाँ भी इसका यूज़ होता है। तीसरा, इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, हमारे जो लंग्स काम करते हैं, इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, फॉर द पीपल्स और क्लाइंबर्स, फॉर द पीपल्स और क्लाइंबर्स, वो जो चढ़ने वाले लोग हैं, लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ऊंचाई के स्थान पर रहते हैं, लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ऊपर स्थान पे रहते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ होता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इन डीप सी डाइविंग, इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, और फॉर द पीपल्स और क्लाइंबर्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। इज इट क्लियर? चलिए, अब बच्चों जब हम हेनरीज लॉ की बात करते हैं तो कभी कभी हमारे पेपर में वो पूछते हैं, इसमें एक चीज़ पूछते हैं कि व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, कि हेनरीज लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लिमिटेशंस ऑफ, कमियां, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये हमारे पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। बच्चों इसकी दो लिमिटेशंस हैं हेनरीज लॉ की, याद रखिएगा। पहला है द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, है ना। पहला है हेनरीज लॉ हर एक सॉल्यूशन पे नहीं लगता है, हेनरीज लॉ केवल उन्हीं सॉल्यूशन पे लगेगा। यहां आप चाहे तो लिख लें, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर दो सॉल्यूशन, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन, एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल है। नंबर 1, जहां पर गैस का प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, मीडियम की बात कर रहे हैं, एकदम कम नहीं होगा। तो हम ये बात करते हैं नंबर 1, द प्रेशर ऑफ गैस, ये P है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी लो, कम होना चाहिए, एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, अगर कोई सॉल्यूशन पे हेनरीज लॉ लगना है। दूसरी चीज, जो भी गैस हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, इट शुड नॉट अंडरगो द कंपाउंड फॉर्मेशन विथ वाटर। जैसे मान लो अमोनिया है, अमोनिया गैस को हमने पानी में घोला, अमोनिया गैस जो है बच्चों, ये पानी के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। तो अगर ये पानी के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी तो क्या पानी के बाहर आएगी? नहीं आएगी। तो ऐसी गैसें हेनरीज लॉ शो करती हैं विच डज नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट फॉलोड बाय डिसोसिएशन, जो सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करती है, कर लेंगी तो बाहर ही नहीं निकलेंगी। तो दूसरी जो इसकी कंडीशन है वो ये है, द गैस शुड नॉट अंडरगो the gas should not undergo compound formation, the gas should not undergo compound formation with the solvent, solvent मतलब liquid, with the solvent। तो बच्चों कोई अगर आपसे पूछे कि भाई हेनरीज लॉ की कौन कौन सी जो कमियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, तो पहली चीज़ द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। दूसरी, द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट। ठीक है, इसी पर बेस्ड बच्चों में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, कई बार ये एनुअल एग्जाम में पूछा भी गया है, बोर्ड एग्जाम में। वाई द डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर डज नॉट ओबे हेनरीज लॉ। भाई हमने अमोनिया गैस लिया, अमोनिया गैस को हमने पानी में घोल दिया, तो भाई अमोनिया गैस को जब हम पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने के बाद ये हेनरीज लॉ को फॉलो क्यों नहीं करती है? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसका आंसर, हमारा क्वेश्चन है, वाई दी
डिसोल्यूशन मतलब होता है घोलना, किसका? ऑफ अमोनिया। NH3 किसका फार्मूला है बच्चों? NH3 अमोनिया का फार्मूला है इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर डज नॉट ओबे, फॉलो नहीं करता। डज नॉट फॉलो भी कर सकते हैं या ओबे भी ले सकते हैं। कौन सा लॉ? हेनरीज लॉ। क्यों नहीं फॉलो करता हेनरीज लॉ? देखिए मैं सीधी सी आपको बात बताऊं, अगर आप इसका आंसर ध्यान दें, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए हमने अमोनिया गैस लिया, ये हमने ले लिया अमोनिया गैस, हमने इसको पानी में घोला, ये H2O, ये लिक्विड हमने घोल लिया, ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH3 था, एक H यहाँ से ले लिया, ये बन गया NH4OH, NH3 एक H यहाँ से NH4 और OH एक्वस, ये बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा इसका बच्चों? इसका नाम होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों बताओ? इसका नाम होगा अमोनिया, और इसका नाम तो सबको मालूम है। बच्चों मुझे बताइए, जैसे ही हमने अमोनिया गैस को पानी में डाला तो इसने कंपाउंड बनाया कि नहीं बनाया? तुरंत कंपाउंड बना लिया। क्या ये गैस पानी के बाहर आएगी? नहीं आएगी। क्यों? जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, NH4OH एक्वस, जैसे ही ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, इसका नाम लिखा हुआ है, ये तुरंत पानी के अंदर टूट जाएगी, ये टूट कर देगी NH4 पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अमोनियम आयन, और इस वाले को आयन को क्या बोलेंगे? दिस आयन इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन, और दूसरे वाले आयन को हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जब अमोनिया गैस को हमने पानी में घोला तो इसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, जो पानी में टूट गई और टूटकर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में पानी में मिल गई। तो बताइए अमोनिया गैस पानी के साथ कंपाउंड बना रही है कि नहीं बना रही है? बना रही है। तो क्या ये पानी से बाहर आ सकती है? नहीं आ सकती। तो क्या ये हेनरी लॉ को फॉलो करेगी? नहीं करेगी। वो गैसें हेनरी लॉ के फॉलो करती हैं जो गैसें पानी में घोलने पर कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। अगर हम प्रेशर कम करें तो वो फिर से बाहर निकल जाए। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों इसके अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? हम लिख सकते हैं कि when ammonia is dissolved in water, when ammonia is dissolved in water, जब हम इसको पानी में घोलते हैं, then it forms compound, मैंने बताया था ना नहीं बनाना चाहिए, it forms compound NH4OH, इसका नाम लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉलोड बाय डिसोसिएशन, ये फिर उसके बाद टूट भी जाती है। देखो आप टूट रही है अमोनियम आयन और OH निगेटिव आयन में, फॉलोड बाय डिसोसिएशन, ये टूट भी रही है ना, फॉलोड बाय डिसोसिएशन। देयरफॉर डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, देयरफॉर डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर डज नॉट फॉलो हेनरीज लॉ, डज नॉट फॉलो, बच्चों बोलो, डज नॉट फॉलो हेनरीज लॉ। तो अगर आपसे पूछे कि भाई अगर हम अमोनिया को पानी में घोलें तो क्या ये हेनरी लॉ को फॉलो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अमोनिया पानी के साथ कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड टूटकर अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं। तो हम ले सकते हैं कि व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व इन वाटर देन इट फॉर्म्स कंपाउंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय डिसोसिएशन, देयरफॉर डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर डज नॉट फॉलो हेनरीज लॉ। क्यों? कोई भी अगर गैस है जो पानी के साथ यदि कंपाउंड बनाएगी तो वह हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए अब बच्चों इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, व्हाई डिसोल्यूशन ऑफ HCl, है ना, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन, यहां मैं ले सकता हूं हाइड्रोजन, मैं नीचे लिख दूं, यहां जगह नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर डज नॉट ओबे हेनरीज लॉ। भाई वही क्वेश्चन एक ही जैसा है, हमने क्वेश्चन बदल दिया कि अगर हम हाइड्रोजन, देखो बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर HCl गैस के फॉर्म में है, अगर मान लीजिए HCl गैस के फॉर्म में है तब तो हम उसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, और यदि यही HCl अगर मान लीजिए लिक्विड के फॉर्म में है तो हम उसे
हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। चलिए भाई हम देखते हैं, हमने क्या किया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिया, बिल्कुल सही तिवारी सर, और हमने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, बिल्कुल सही। जब हम HCl गैस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा HCl एक्वस। मैंने पढ़ाया था एक्वस मतलब पानी में। यहाँ पर बच्चों हम इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, बहुत ध्यान देना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। लेकिन यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये थोड़ी देर में टूट जाएगा, टूट कर देगा H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। H+ आयन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन्स, और Cl नेगेटिव आयन को हम बोलेंगे क्लोराइड आयन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ, क्या HCl जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहते हैं, क्या ये पानी में घुलती है? बिल्कुल घुलती है। घुलकर कौन सा एसिड बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, और बाद में इसका डिसोसिएशन हो जाता है। इसलिए तिवारी सर ये हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करेगी। सो व्हेन अमोनिया, अमोनिया की जगह हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये गैस है, इज डिसॉल्व इन वाटर, देन इट फॉर्म्स कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक बोलो, इट फॉर्म्स कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड followed by dissociation. Therefore, dissolution of HCl gas in water does not follow Henry's law. सेम वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसको बच्चों पॉज करिए, और पॉज करने के बाद इसको आप नोट कर लीजिए। जो हमारा अगला टॉपिक है हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। एक डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन पर बेस्ड हमारे पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये कहता है मोल फ्रैक्शन, है ना, ये कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, is directly proportional to the partial pressure of gas। यानी ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर गैस का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन, हम इसको x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x से। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P से। तो मोल फ्रैक्शन को हमने x से डिनोट किया और पार्शियल प्रेशर को हमने P से डिनोट किया। क्लियर? तो x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन, P हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे, x इज इक्वल टू K डैश इंटू P, K डैश इंटू P। अब हम इसको किस तरह से ले सकते हैं, हम ले सकते हैं और K डैश इंटू P इज इक्वल टू x, या P इज इक्वल टू 1 अपॉन K डैश इंटू एक्स। ये जो बच्चों 1 अपॉन K डैश है, ये 1 अपॉन K डैश एक कांस्टेंट के द्वारा हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं KH। तो पूरे 1 अपॉन K डैश की जगह हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। द कांस्टेंट K डैश, अगर हम यहाँ K डैश इंटू P इज इक्वल टू एक्स ले गए तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन K डैश इंटू एक्स। तो 1 upon K dash is replaced by another constant called as KH. This KH, है ना, or we can write ये जो KH है हमारा, where KH is called as Henry's constant। ये जो आपका KH है, ये जो हमारा KH आया है, this KH is called as Henry's constant। तो हमारा जो फार्मूला बनता है बच्चों, जिस पर बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे आते हैं, वो है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। P क्या हो गया बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH क्या हो गया, हेनरीज कांस्टेंट, और x क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन, है ना। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं KH इज इक्वल टू P अपॉन एक्स। ठीक, चलिए अब देखिए एक बात को समझिए, यहाँ हमें दो बातें समझना है। कभी कभी हमसे पूछते हैं कि भाई हेनरीज कांस्टेंट हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस देता है, KH। ठीक है,
तो अगला टॉपिक इसी पर रिलेटेड है, इसको पॉज करके पूरा डेरिवेशन करिएगा। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेनरीज कांस्टेंट, है ना, अगला टॉपिक है हेनरीज लॉ में ही है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम केएच, आपको केएच से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? केएच कौन सा कांस्टेंट है बताइए? केएच है आपका हेनरीज कांस्टेंट। तो आपको भाई केएच से कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस मिलती है? इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम केएच। देखो बच्चों, पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है हमें, नंबर 1, केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हेनरी कांस्टेंट इन्वर्सली है, इन्वर्सली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये क्या कहता है कि अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? गैस की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। यदि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैस की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको ये मिल गई कि हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है बच्चों? KH is directly proportional to the temperature of solution of gas in a liquid, solution of gas in a liquid। भाई सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? उस गैस की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी कम होगी। यानी सीधी सी बात यह है कि हेनरीज कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर देखिए, और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो गैस की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको हेनरी कांस्टेंट कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, तो दीज आर दी 2 इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अगले फ्रैक्शन में बच्चों आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, factors affecting the solution of gas, liquid in a liquid, solution of solid in a liquid, what is vapor pressure of solute, vapor pressure of solvent, ठीक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा, बिल्कुल उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।